Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मतदान प्रतिशत कम है और वो बढ़ने की संभावना नहीं, क्योंकि अगले चरणों में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। फिर भी चुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला ही होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली कैराना पर 19 अप्रैल को करीब 61% मतदान हुआ है। ये जो 61% मतदान हुआ है, इसमें किसकी लॉटरी लगने वाली है और क्या कुछ समीकरण बदलने वाले हैं वहाँ के, उस पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से। सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकारों पैनल हमारे साथ है और उनसे यहाँ पर हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ रहेगा। 61% मतदान हुआ था कैराना में, क्या लगता है कि किसकी लॉटरी लगने वाली है इस बार? देखिए, मतदान प्रतिशत की जहाँ तक बात है, अभी तक जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, कुछ स्टेट्स को छोड़ दीजिए तो वहाँ मतदान प्रतिशत ऐसा ही है, 55 कहीं 60। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मतदान हुआ है और उधर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मतदान हुआ है, एक आधे स्टेट्स में और हैं। बाकी यही स्थिति, एक तो मौसम भी वजह है, दूसरे मतदाताओं में जो उदासीनता है। जन जागरूकता अभियान चलाए गए और तमाम सारी चीज़ें हुई, दीवारों पर जो है लेखन किया गया, गोष्ठियाँ हुई, संदेश। इसके बावजूद तो मतदान प्रतिशत कम है और वो बढ़ने की संभावना नहीं, क्योंकि अगले चरणों में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब आप देखिए, अगर कैराना की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ 61% मतदान लगभग हुआ है। और कैराना जो है, जहाँ से कभी पलायन का मुद्दा बाबू हुकुम सिंह ने उठाया था, और कैराना मतलब वो पूरे देश में चर्चा में रहा। कैराना में सबसे कम वोटिंग हुई है, मतलब कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें कैराना, शामली सदर, थाना भवन, गंगोहर, नकुड़, ये 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कैराना में कम वोटिंग हुई है। जबकि कैराना मुस्लिम बाहुल्य है, माना जा रहा था कि मुसलमानों में ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं। और इस बार देखिए, जो सत्ता नसीब भारतीय जनता पार्टी है, उसकी उदासीनता के पीछे या उसके कार्यकर्ता जो सहोदर संगठन के लोग हैं, जो नारा दिया गया, मुझे जो लगता है शुरू में कि अब की बार 400 पार, तो जैसे कार्यकर्ता आश्वस्त हो गए कि भाई 2014 के मुकाबले 2019 में ज़्यादा सीटें आई, तो इस बार 400 करिश्मा ही हो जाएगा। तो लोग, हमने जो देखा कि पहले चरण की वोटिंग में तमाम मैं जिलों में गया, तो वो इसका भी था कि वो थोड़ा सा आश्वस्त नज़र आए, और उस सुस्ती का नतीजा रहा कि नहीं तो पहले घर घर से मतदाताओं को निकाला जाता था, सबकी सूची होती थी, पर्चियाँ उनके घर पहुंचवाई जाती थी। और भाजपा ने तो एकदम ग्राउंड स्तर पर पन्ना प्रमुख तक बनाया है कि लोग जाएं, एक एक घर के लोगों का कितने, यहाँ किसके घर में कितने वोट हैं वो पढ़ा कि नहीं, वो सब जानकारी अपडेट रहते थे। लेकिन इस बार वैसा नहीं दिखाई दिया। तो मत प्रतिशत की बात जहाँ तक है वो ये है। और दूसरा एक सिद्धांत ये है कि जब सत्ता विरोधी लहर नहीं होती है तो मतदान कम होता है। हालांकि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासी टीकाकार हैं, वो अब इस चीज़ को नहीं मानते हैं। सत्ता विरोधी लहर तो है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, अन्य राज्यों से भिन्न यहाँ पर जो है वो चुनाव का रुझान, चुनाव का जो रुख है, उसकी जो बयार है, वो बड़ी मशक्क़त के बाद। देखिए, आप अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो विपक्ष का जो चुनाव प्रचार है वो बिल्कुल बिखरा बिखरा हुआ है। पहले चरण में यहाँ पर केवल प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, अखिलेश जी की भी कहीं नहीं आए, केवल वहाँ आगरा में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जबकि आगरा में कभी भी एक आध बार को छोड़ करके मेरा ख्याल है कि वो दाल गली नहीं समाजवादी पार्टी की भी, और वहाँ इन्होंने किया, एक माहौल बनाने की कोशिश की। अब मुझे तो उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी अन्य जगह भले कमज़ोर हो, लेकिन यहाँ तो ठीक ठाक लगती है, कम प्रतिशत के बाद भी। हाँ, वोटों में जो गिरावट है तो दोनों पार्टियों के लिए, तीनों पार्टियों के लिए है। दलित मतदाता भी पहले बूथ पे पहुंच जाते थे सुबह सुबह ही, उसमें भी उदासीनता देखी गई। तो ऐसा नहीं कि केवल किसी पार्टी विशेष के लिए मतदान का जो फीसद कम हुआ है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह विपरीत प्रभाव सभी पर पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी रसोई में 100 रोटी बननी थी, 60 ही रोटी बनी हुई है, तो छीना झपटी होगी, 40 तो चली गई ना। तो वैसे यहाँ भी होगा, उससे सारे दल प्रभावित होंगे। ठीक है, देवेश त्यागी जी बताइए कि जो कैराना में जो कैराना विधानसभा है, वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की बताया जा रहा है कि मत प्रतिशत कम हुआ है, उनका कम डाला, किसका फायदा मिलने वाला है उसको, क्या कुछ समीकरण रहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कमल जी ने कहा, यहाँ विपक्ष के नेताओं की जो रैलियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं हुई। खाली सहारनपुर में प्रियंका गांधी आई, अखिलेश यादव भी मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर आए थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी जो विपक्ष ने इसको ध्यान ही नहीं दिया। और कहीं ना कहीं जो भाजपा का नारा था 400 पार का,
उसको लेकर भी जो आश्वस्त, जो कमल जी ने जिस तरह कहा है कि उनके कार्यकर्ता आश्वस्त हो गए और उन्होंने घर से उस तरह से निकालने की कोशिश नहीं की, और कहीं ना कहीं गर्मी का भी एक प्रकोप था जिसके कारण से मतदाता कम निकले हैं वोटिंग के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है, जो देखने वाली बात है यह है कि जो हुक्म सिंह जी ने जो बीड़ा उठाया था, वही बीड़ा कहीं ना कहीं इस बार भी काम करेगा और उदासीनता के बावजूद जो है भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त लेती हुई नजर आएगी। ठीक है, संजय चौधरी जी, आप तो कैराना लोकसभा ही पड़ता है आपको, तो क्या कुछ रहा था रुझान? आपके गांव ग्रामीण क्षेत्र थे, तो क्या स्थिति थी वहां पर चुनाव की? देखिए, कैराना में मुझे जो लगता है इस बार कुछ तो वोटर जो था ना, जो निकला नहीं, जो बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देना चाहता था, वो निकला नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और इसीलिए वोट परसेंटेज थोड़ा कम रहा। दूसरा यह है कि मुझे तो बीजेपी को वहाँ से बढ़िया ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि जो इकरा हसन है वो अपने बलबूते पे लड़ी है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है, पर फिर भी चुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला ही होगा, क्योंकि जो वोट देना नहीं चाहता ना था बीजेपी के खिलाफ, तो उसने वोटर वो निकला नहीं है। क्या लगता है कैराना में जो दलित मुस्लिम है वो भी उनमें बंटवारा हुआ होगा, वहाँ पर ही वोट होगा? नहीं, ऐसी बात देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो उदासीनता है वह गर्मी का कारण रहा, और दूसरा जो है विपक्ष के नेता नहीं आने के कारण से विपक्ष को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा के मतदाता तो कम निकले, लेकिन विपक्ष के मतदाता भी नहीं निकल पाए, क्योंकि उनके लिए उनको लीड करने वाला यहाँ नेता जो पश्चिम में आना चाहिए थे, वे कोई भी यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, जो उदासीनता रही है विशेषकर जो भाजपा है, उसके संगठन के लोग भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि नाराज रहे हैं चुनाव से, क्या लगता है उसका भी कोई फर्क पड़ा? देखिए, वो बहुत मतलब ऊपर स्तर की बात है। जो पहले दूसरे चरण में रिजल्ट आया कि जैसे भाजपा कार्यकर्ता मतदाता उदासीन रहे, इनकी ट्रेनिंग दी गई। इसके पहले तमाम बड़े नेता आए, आप सहारनपुर में ही देख लीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इसके अलावा और भी तमाम मंत्री यहाँ पर पदाधिकारी आते रहे मोटिवेट करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, और ज़्यादा उनमें उत्साह का संचार करने के लिए। लेकिन आरएसएस को और बीजेपी का जो मतलब शीर्ष नेतृत्व है उसमें कुछ अनबन रही है, जो अभी थोड़े दिन पहले इसको दूर किया गया है। और उसका आप देखिए नतीजा कि अब आरएसएस वाले जो है, मोहन भागवत भी बयान दिए, और वो उससे जो जुड़े संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और जो भाजपा संगठन, वो थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। इसके पहले उधर से हरी झंडी नहीं मिली, मुझे लगता है। उदासीनता एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए नरेंद्र मोदी नागपुर गए, जो आरएसएस का हेड कार्यालय है, वहाँ उन्होंने रात गुजारी। और आप देखिए कि गडकरी को लेकर के भी पार्टी में अंदर खाने अनबन चल रही है, तो उसको वहाँ दूर किया गया नागपुर में, जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से। मैं वहाँ तो था नहीं, लेकिन यह है कि वहाँ नागपुर में लानत मनात दूर की गई और कहा गया कि आप जो है डेवलपमेंट और इन मुद्दों पर मत चलिए। और मोदी की देखिए, उसी दिन के बाद से मोदी की तकरीर बदली, उनका भाषण बदला है, और एक लाइन खींच करके उन्होंने जैसे अलीगढ़ में कहा कि ये मुसलमानों में बांट देंगे संपत्तियां लेकर के। एक प्रधानमंत्री को इस तरह से, एक तरह का लज्जाजनक बयान है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसके बाद लगातार वो हिंदू मुस्लिम वाले ट्रैक पे चले कि मतों का ध्रुवीकरण हो, क्योंकि भाजपा अंदर खाने बहुत डरी हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद सारे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो। अब आप देखिए मंडी की सीट फंसी हुई है, जहाँ से कंगना रनौत लड़ रही हैं। राजस्थान हो, राजस्थान में भी सत्ता विरोधी लहर है, लोगों में बड़ा आक्रोश है। इनकी जो अग्निवीर योजना है, राजस्थान के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लड़के, चाहे वो जाट समाज के हों, गुज्जर समाज के हों, त्यागी समाज के हों, ये मार्शल कौम है, ये हथियार उठा के हमेशा दुश्मनों को दांत खट्टा किए हैं। लेकिन इन नौजवानों को दिल तोड़ दिया गया है, उनमें अंदर कहीं न कहीं आक्रोश है। उस चिंगारी को आग देने का काम विपक्ष अन्य स्टेट में कर रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं ठीक है, बाकी हर जगह, तमिलनाडु आप देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप असम देख लीजिए, तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली लग रही है। तो वो एक घबराहट है। अब उस घबराहट के लिए हर हथकंडे अपनाने को आरएसएस, उसके सहोदर संगठन, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, ये सारे लोग तैयार हैं और वो काम कर रहे हैं। और इस पर देखिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, हालांकि राहुल गांधी को भी नोटिस किया है, उसको हेड स्पीच के अंतर्गत रखा है। जो विदेशी मीडिया है उसने इस पर, आप देखिए वाशिंगटन पोस्ट में, गार्जियन में, इस पर बहुत मतलब तल्ख टिप्पणियाँ उन अखबारों ने छापी हैं प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के, जो उन्होंने अलीगढ़ में पहली बार दिया। उसके बाद लगातार बयानबाजी चल रही है।
जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, अब उसको अलग तरह से डिफाइन कर दिया बीजेपी वालों ने, जबकि उसमें ऐसा है नहीं। इसीलिए खरगे ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से टाइम लेना चाहता हूँ, मैं उनको समझाऊँ। बकौल खरगे कि भाई वो अंग्रेजी में है, ये भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो उनको समझ में नहीं आया। बट ऐसा नहीं भाई, प्रधानमंत्री के पास बहुत बड़ी कायनात होती है, लेकिन पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन 2014 के मुकाबले और 2019 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है उसके पहिए हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, उसका नट बोल्ट ढीला हुआ है और रिजल्ट आने पर पता चलेगा 4 जून को। ठीक है, त्यागी जी, आपको लगता है कि कहीं जो रथ है उसके नट बोल्ट ढीले हैं इस समय? लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो 400 पार का नारा है वह अचीव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जैसे कमल जी ने कहा कि जिस प्रकार के बयानबाजी जिस प्रकार से चल रही है, कहीं ना कहीं, और जो एक 400 पार का नारा है, कहीं ना ये फायर बैक भी करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उसको विपक्ष ने कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनाया कि वह संविधान को ख़त्म कर देंगे। लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि 400 पार आगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फायर बैक भी करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो नैरेटिव फैला रहे हैं उसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें हो रही सामने। हाँ, कहीं ना कहीं जो है, जो दलित वोटर्स हैं और उनमें कहीं ना कहीं संशय और ये पैदा किया जा रहा है, और उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। ठीक है, अमरिंदर कमल जी, एक बात बताइए, 2 चरण हो गए हैं, तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा पाएंगे इन बयानों के साथ? वोटिंग परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। अन्य राज्य में भी, बिहार में भी जैसे भी इस समय खेतों की कटाई चल रही है, किसान परेशान है, तो अब लोगों को आप देखिए कि इतने बड़े देश में जहाँ डेमोक्रेसी ये बताई जाती है कि जमहूरियत की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं, और वहाँ वोटिंग परसेंटेज के लाले पड़े हुए हैं। मतलब लोगों को रुचि नहीं है राजनीति से। जो वैसा आदमी है वो तटस्थ, हालांकि राजनीति के बगैर कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। वो सोचते हैं कि क्या वोटिंग करें, कोई भी सरकार आएगी, हमारा तो शोषण ही होना है। और ऐसा हो रहा है इस देश में। आज़ादी के इतने सालों बाद हम 5 किलो राशन बांट रहे हैं, इससे शर्मनाक बात क्या होगी। अब आप देखिए, जापान, हिरोशिमा नागासाकी पर दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराए गए। आज वहाँ देखिए बुलेट ट्रेन, अब हम सोच रहे हैं, अभी चली भी नहीं, वहाँ कब से चल रही है, कितने रफ्तार से चल रही है। यहाँ का आदमी अकर्मण्य है, आलस्य है। दूसरे नेता इतने भ्रष्ट हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उन्होंने देश का ज़मीर लूट लिया है। और ऐसे में जब तक यह देश अंगड़ाई नहीं लेगा, यहाँ का नौजवान नहीं अंगड़ाई लेगा, एक नई क्रांति की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो कैराना की स्थिति स्पष्ट की है, इसके अलावा जो बयान नए शुरू हुए हैं दूसरे चरण के बाद, उन पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं डगर जो है वो काफ़ी मुश्किल भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए तमाम तरह की जो प्रयास हैं वो करती नज़र आ रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।